Hello, 12th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to do part third of the chapter plant development. I hope first two parts are completely clear to all of you. Basically, what we have discussed in the last part, we have discussed the context of Orissa basically. That there were different ideas related to development. Political parties, they were thinking that anything else is referring development. Environmentalists were concerned about the environmental point of view of the development. Along with that, those people who were the native of that particular place, they were worried about their displacement. So all of the people, they were having their own concerns, their own ideas related to development. Okay, so today we are able to understand ideas of development कि इतने सारे conflicts थे, ideas हमारे एक साथ match नहीं हो रहे थे, but even then in which manner we were able to make developmental policy for the country. Okay, so let us start today. Ideas of development. Very often this contestation involves the very idea of development. The example of Orissa shows us that it is not enough to say that everyone wants development. अब देखो हर कोई तो development चाहता है and that is not tough to say also because everyone want development, right? For development has different meaning for different section of the people. But problem क्या है? Development अब सभी चाहते हैं बट हम सबके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है ना? अब देखो मान लो आप क्लास में ही पढ़ रहे हो, क्लास में ही हर एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग हो सकता है. कोई बच्चा हो सकता है मान लिया जो पासिंग मार्क्स भी गेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अगर वो पासिंग मार्क्स गेन करता है तो दैट इज डेवलपमेंट, राइट? कोई एक बच्चा है जो 90 अबव है, तो अगर वो 95 वो अगर गेन कर पाता है उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है. तो हम सबके लिए क्या है, कुछ बच्चों के लिए सिर्फ मार्क्स डेवलपमेंट हो सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको मार्क्स ना मिले बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट कुड बी देयर डेवलपमेंट. मतलब हर एक के सेपरेट सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं because we are having different sections of the society and regarding their sentiments every person can define development according to their interest, according to their beliefs, right? Development would mean different thing. For example, to an industrialist who is planning to set up the steel plant, to urban consumer of steel, and to the Adivasi who lives in the region. अब देखो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं. अब डिफरेंट ऐसे हो सकते हैं कोई इंडस्ट्री लगाएगा उस पर्सन के लिए डेवलपमेंट कुछ अलग है. उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी ना वो डेवलपमेंट है. बट जो उस एरिया में आदिवासी रह रहे हैं उनके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री दे विल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड, राइट? Thus can any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates. इसीलिए जब कोई भी डिस्कशन होता है ना डेवलपमेंट पे ये हमेशा बाउंड होता है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन से कि आप कुछ और बोलोगे सामने वाला कुछ और बोलेगा थर्ड पार्टी कुछ और बोलेगी. कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स और कोऑर्डिनेशन ना हो तो हम पॉलिटिकल साइंस बेसिकली पढ़ते ही नहीं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन, है ना? तो हम कोऑर्डिनेशन स्टडी करते हैं एंड डिबेट्स उससे रिलेटेड. अब देखो डिबेट क्यों? क्योंकि आप अगर डेवलपमेंट का अपना कोई डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करोगे, आइडिया रिप्रेजेंट करोगे तो सामने वाला कुछ और रिप्रेजेंट करेगा. तो वहां क्या होगी, आपके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे. व्हेन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस तो वहां पे डिबेट होगी because you will try to prove yourself that yes you are correct and that person who is in front of you he or she will also be trying to do the same. तो वहां पे क्या होगा, डिबेट्स भी होंगी. गॉट इट? आई थिंक दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन. और इसीलिए जब फर्स्ट डिकेड थी हमारे इंडिपेंडेंस की उसने इस बहुत सारी डिबेट्स को विटनेस किया. इट वॉज कॉमन देन एज इट इज इवन नाउ. ये उस टाइम पे भी कॉमन थी जैसे कि आज कॉमन है, राइट? फॉर people to refer to the west as the standard for measuring development, है ना? अब देखो वेस्ट और ईस्ट वाली चीजें होती हैं. हम बोलते हैं ना कि
वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कल्चर बेसिकली कौन सा, जो डेवलप्ड और मॉडर्न कल्चर होता है कहीं ना कहीं, जो उनको वो लोग फील करते हैं, राइट। हम बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में आजकल ना वेस्टर्न कल्चर मर्ज हो गया है, हमारे ड्रेसिंग सेंस में, हमारे खाने में, वो सारी की सारी चीजें, राइट। अब देखो, डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। अब क्या हो रहा था, अब डेवलपमेंट का मतलब हम क्या निकाल रहे थे, अगर आप इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग अगर इस क्वेश्चन को पूछोगे ना, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ये था, वी विल बी रेफरिंग टू वेस्ट। और इन सिंपल टर्म्स वेस्ट को रेफर करने का मतलब कि आप अगर डेवलपमेंट को मेजर करना चाहते हो, तो आप डेवलपमेंट को मेजर कैसे करोगे, जब इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी हमारी कंट्री, तब, राइट। समझ आया। यानी कि देखो, वेस्ट में क्या है, बिकॉज दोज पीपल आर बेसिकली फॉलोइंग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। वो क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। उनके अकॉर्डिंग जो कैपिटल है ना, दैट इज द बेस। और उसके लिए कैपिटल कब इंप्रूव होगी, कब कैपिटल फॉर्मेशन होगी, व्हेन वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वेस्ट का मतलब बेसिकली क्या था, कि जब इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो जाए वेस्ट कंट्री की तरह हमारी कंट्री में भी। दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट्स थॉट। और कॉमन पीपल को भी यही लगता था और एक्सपर्ट्स को भी यही लगता था। इट वॉज बिलीव्ड that every country would go through the process of modernization as in the west। और क्या फील किया जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि हर कंट्री उस प्रोसेस से गो थ्रू होगी जो प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन की वेस्ट में है। और इसका मतलब देखो क्या होगा, वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डेवलपमेंट करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। जो आपका ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है, आप उसको ब्रेक डाउन करोगे। मतलब जो हमारे सोशल ट्रेडिशंस हैं, बेसिकली जिनको आप कंजर्वेटिव माइंडसेट वाला फील करते हो, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट है, तो हम हमारे यहाँ हमारे लोगों को क्या माना जाता है कि कल्चर पे कुछ ज्यादा ही फोकस होते हैं वो लोग, है ना। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, कि हमारे यहाँ सी को क्रॉस करना भी एक तरीके का सिन, पाप समझा जाता था। तो आप उन ऐसी सारे के सारे ट्रेडिशंस को छोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो। एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। अब देखो ये क्या होता है, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म, अब देखो, कैपिटल, कैपिटल इज इन द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म, लिबर्टी इन द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। अब देखो, कैपिटलिज्म बेसिकली क्या होता है, कैपिटलिज्म वो होता है जब फील करें, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कौन सी होती है, जो स्टेट के रोल को ना, जो स्टेट है हमारा, स्टेट का स्टेट, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि स्टेट का मतलब क्या होता है इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना। यानी हम स्टेट के रोल को, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो देर इज प्ले लिस्ट ऑफ 11th क्लास, यू कैन गो एंड वॉच देयर फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यू कैन सर्च एंड यू कैन गेट द आइडिया, यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ टर्म स्टेट। ओके, लिसन, अब देखो कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। अब देखो कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म वो होता है जिसमें स्टेट वर्क करता है एज आ सिक्योरिटी स्टेट। मतलब स्टेट का काम क्या है, आपकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, राइट। मतलब अब देखो, अगर आप यूएसए में देखते हो, तो वहां स्टेट ऐसे आपको हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता जैसे हमारे यहाँ करवाते हैं। वाई, there is the difference of ideology basically which the countries are following। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग सोशलिज्म एंड दे आर फॉलोइंग कैपिटलिज्म, राइट। अब देखो, एक कैपिटलिज्म वही है कि स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, स्टेट का रोल क्या होना चाहिए। ओके, कैपिटलिज्म इट मीन, समझ आया, कैपिटल इज इन द बेस, जहां पर फ्री इकोनॉमी होती है फॉर द कंपटीशन बेसिकली, राइट। स्टेट का अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो देखो, आपकी जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि वहां पे फ्री और ओपन कंपटीशन होगा फॉर द इंडस्ट्रीज। और यही है कैपिटलिज्म, जहां पे प्राइवेटाइजेशन चीजों का बहुत ज्यादा होता है, राइट। और लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म इट इज रिलेटेड टू लिबर्टी, जब आप लोगों की लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। यानी कि इट मीन्स क्या होगा कि अब अगर आप चाह रहे हो कि डेवलपमेंट का ये कौन सा मॉडल है, मॉडर्नाइजेशन का मॉडल है,
और मॉडर्नाइजेशन मतलब व्हाट डू वी कंसीडरिंग, वी वर कंसीडरिंग दैट वी शुड फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। और वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म, जहां आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लिबर्टी को, फ्रीडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, राइट। और उसके अलावा कैपिटल को, इट मीन्स आप इंडिपेंडेंट कंपटीशन को बहुत ज्यादा फेवर करते हो, स्टेट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता। वो होती है आपकी मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट या फिर वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। गॉट इट? होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Modernization was also associated with the idea of growth, material progress and scientific rationality. अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब आइडिया ऑफ ग्रोथ, कि आप ग्रोथ कैसे करने वाले हो। मटेरियल प्रोग्रेस यानी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, बेसिकली मटेरियल प्रोग्रेस से रिलेटेड। अब देखो हमारे यहाँ वैसे हम क्या करते हैं, एथिकल प्रोग्रेस भी देखते हैं ना, मोरल वैल्यूज और वो सारी चीजें, बट वहां पे बेसिकली मटेरियल डेवलपमेंट, मटेरियल प्रोग्रेस देखते हैं कि किसी कंट्री की जीडीपी कितनी ग्रो हो रही है, राइट। उसके अलावा साइंटिफिक रैशनैलिटी, यानी आप कोई भी बात बोलते हो तो उसका साइंटिफिक रैशनल होने के चांसेस कितने हैं, ये इस आइडियाज पर फोकस थी। समझ आया? दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। अब देखो इन्हीं की वजह से हमारी कंट्री कैसे हो गई, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप में कैटेगराइज्ड हो गई। आप लोगों ने वैसे इकोनॉमिक्स में स्टडी किया होगा, डेवलप्ड कंट्रीज आप किसको कंसीडर करते हो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जो कंट्रीज बेसिकली प्राइमरी सेक्टर पर अपनी डिपेंडेंसी को छोड़ देती हैं, है ना। वी आर हैविंग थ्री सेक्टर्स ना इन इकोनॉमिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जिनकी डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर से कहीं ना कहीं बहुत लेस हो जाती है, वो होती है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री वो है जिनके यहाँ प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस आज भी बना हुआ है, ऑल्दो दे आर हैविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑल्सो, बट उनकी डिपेंडेंसी आज भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर पर है। और जो अंडर डेवलप्ड है वो बेसिकली डिपेंडेंट ही प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर है, ऐसी कंट्रीज। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि ये जो आइडियाज थे कि किसी के यहाँ कितनी ज्यादा मटेरियल ग्रोथ है, किसी ने कितनी स्पेस टेक्नोलॉजी गेन कर ली, कितनी साइंटिफिक रैशनैलिटी गेन कर ली, उससे बिहाफ पे हमने कंट्रीज को डिवाइड कर रखा था डेवलप्ड में, डेवलपिंग में और अंडर डेवलप्ड में। गॉट इट? On the end of independence, India and before it, two models of modern development like the liberal capitalist model as the much of Europe and the US and the socialist model as in the USSR. Basically ये दोनों ना आइडियोलॉजी हैं। आइडियोलॉजी कब की? अब आपकी जो सेकेंड बुक थी ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर होता था कोल्ड वॉर, आप लोग समझ जाते, बट सीबीएसई हैज रिड्यूस्ड, डिडक्टेड दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अब देखो लेट मी टेल यू, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस थिंग। अब देखो क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, राइट, 1939 टू 1945। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होना शुरू होता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंडिंग पॉइंट किसको मानते हैं? हम तब मानते हैं जब 6 ऑफ अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, राइट। वहां से क्या शो होना शुरू हो गया वर्ल्ड में कि एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन उसके सामने एक और कंट्री और थी जो अपनी सेपरेट आइडियोलॉजी को लेके, बेसिकली वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज था यूएसएसआर। आप लोगों ने 9th क्लास में अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, आपने पढ़ा है यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, आप पढ़ के आए होंगे। अब देखो उस एक आइडियोलॉजी वो थी, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में दो ही आइडियोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी। और ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, कि वहां पे बेसिकली इकोनॉमी का मॉडल कैसा है, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है। अगर आप बात करते हो लिबरल कैपिटलिस्ट की, तो एज आई टोल्ड यू कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है इन द डेवलपमेंटल इश्यूज। स्टेट एक सिक्योरिटी स्टेट का वर्क करता है, राइट। स्टेट आपको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है जैसे हमारे यहाँ होता है। ये है यूएस का मॉडल, जहां पर फ्री कंपटीशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दैट इज लिबरल कैपिटलिस्ट।
एंड सेकेंड दैट इज सोशलिस्ट. इफ यू आर अवेयर, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना सोशलिस्ट, it is also added in Indian Constitution with the help of 42nd Amendment in 1976. We added socialist term in the preamble of our Indian Constitution. और ये जो सोशलिस्ट टर्म है, ये कहीं ना कहीं हम इंस्पायर्ड थे रशिया से. दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दिस पर्टिकुलर टर्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये क्या होता है, यहाँ पर स्टेट का रोल कुछ अलग टाइप का होता है. इसका मतलब क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे, जिसकी वजह से आप कंट्री की प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करते हो, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. तो ये चारों के चारों फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली स्टेट का कंट्रोल होता है. ऐसा नहीं होता कि कोई एक सिंगल पर्सन उसको कंट्रोल कर ले. राइट. अब देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं फेवर करता है इंडिविजुअलिज्म को, जहां एक इंडिविजुअल पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन सोशलिस्ट बेसिकली क्या होता है, सोशलिस्ट ऐसी कोशिश होगी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल ना कर ले. और ये मॉडल बेसिकली कहां से लिया है, फ्रॉम द यूएसएसआर. ताकि अब देखो आप इंडिया का कंटेक्स्ट अगर देखते हो, तो यही कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं एक यही कंसेप्शन होता है ना डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री दे विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्री कंपटीशन. दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन कि हमने जहां प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस दे दिया, तो कुछ हमने गवर्नमेंट, हालांकि हमने ना तो कंप्लीटली इसको फॉलो किया है ना कंप्लीटली इसको फॉलो किया है, बट जो हमारे यहाँ अगर आप देखते हो ना, अगर सब पार्ट्स में आप देखते हो कि कौन सा पार्ट इंडिया में इंक्लूडेड है, तो वो सोशलिस्ट एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं. क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट, हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट स्टेट है हम. क्योंकि सोशलिस्ट का मतलब कि आपके बर्थ से लेके डेथ तक स्टेट आपको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है. कैसे, जैसे किसी पर्सन का बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. फाइनली अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. मतलब बर्थ टू डेथ, एवरीवन इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट state will be helping and interfering, positively interfering. Okay, hope these two ideologies are clear to all of you. So you have already studied that these two ideologies and read about the cold war between the two superpower. Basically जब cold war है ना, देखो cold war it's not a real war, it was the ideological war only. क्योंकि यूएसए किसी और आइडियोलॉजी को फेवर कर रहा था और यूएसएसआर किसी और आइडियोलॉजी को फेवर कर रहा था. तो जो दो सुपर पावर थी उनके बीच में जो फाइट हुई ना, जो एक्चुअल वॉर में कभी कन्वर्ट नहीं हुई, वो था आपका कोल्ड वॉर. देयर वर मैनी इन इंडिया एंड देन हु वर डीपली इंप्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. हमारी कंट्री क्या थी, जो सोवियत मॉडल से इंप्रेस हो गई थी. क्योंकि जब आप लोगों ने 9th क्लास में कभी पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो जब यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है ना 1917, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि रशिया की जो इकोनॉमी थी वो कई टाइम ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. और जब उसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ, तो हमारे लीडर्स ने भी क्या सोचा कि हम भी इसी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा देते कंट्री में. These included not just the leader of the Communist Party of India, but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress. They were very few supporters of the American style capitalist development. अब देखो हमारी कंट्री में कैपिटलिस्ट वाला जो फॉर्मूला है, इट वॉज नॉट एबल टू वर्क. अब क्यों वर्क नहीं करता, क्योंकि कैपिटलिस्ट में हमने क्या पढ़ा कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करता. अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो क्या होगा, माइट इज राइट, जो पावरफुल होगा वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लेगा. एंड इफ दिस पोजीशन वाज एबल टू एस्टैब्लिश इन इंडिया, सो इट कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ लोग इतने डिप्रेस्ड थे जिनको अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए हमें स्टेट के इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट थी. That's why most of the leaders supported socialist aspect of economy. Got it? They reflected a broad consensus that had developed during the national movement. और अब देखो आइडिया कैसे बना, because during the freedom struggle of our country, we have understood the demand of the country. Okay, the nationalist leaders were clear that the economic concern of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial function at the colonial government.
और हमारे लीडर्स को क्या पता था कि जो हमारे इकोनॉमिक कंसर्न होने चाहिए ना फ्री इंडिया के, वो कुछ अलग होने चाहिए। किससे? जो हमारी नैरो माइंडेड फंक्शन कर रही थी ना कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका इंटेंशन क्या था? दे वर गेटिंग कमर्शियल बेनिफिट फ्रॉम इंडिया ओनली, दे वर लूटिंग अस, है ना, एवरी टाइम दे वर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज ओनली। सो अब हमें क्या करना था कि अगर हम खुद का डेवलपमेंट अगर चाह रहे तो कॉलोनियल माइंडसेट हमें छोड़ना पड़ेगा, and we will have to adopt some any, you can say any positive aspect of the state, right? It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. और मैंने आपको क्या बताया कि कैपिटलिज्म अगर हम अडॉप्ट करते तो स्टेट का इंटरफेयर खत्म हो जाता। अब स्टेट को कोई मतलब नहीं रहता कि आपको पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है सोसाइटी से, इरेडिकेट करनी है सोसाइटी से, हमें इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो चीजें होती ही नहीं। बट बिकॉज वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर स्टेट का इंटरफेरेंस खत्म होता है तो वहीं पर साथ के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, राइट? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता था कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? प्रॉपर्टी के रिडिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करने में गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करेगी तो इट मीन्स वी वर क्लोज टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। समझ आया? आई थिंक नाउ इट्स कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देयर वर डिबेट्स अमंग देम, फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी preferred path, for others the development of agriculture and in particular alleviation in rural poverty was the poverty। लेकिन अब देखो यहां भी क्या थी, यहां भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन थे आइडियाज में। वो कैसे? कुछ लोगों को लगता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेफर्ड पाथ होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, कि अगर हमारे शहर डेवलप होते हैं ना, सिटीज डेवलप होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट विलेज पे भी पड़ता है, राइट? तो कुछ लोगों का मानना क्या था कि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो हमारी कंट्री भी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। बट दूसरों का कंसिडरेशन क्या था कि हमें किसका डेवलपमेंट करना है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। दैट्स वाई फर्स्टली वी विल हैव टू वर्क फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड स्पेशली वी विल हैव टू वर्क फॉर द एलिविएशन ऑफ द रूरल पॉवर्टी। हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। गॉट इट? सो I hope this idea regarding development, what was the ideas of development, what were the major concern, what is the basic difference between capitalist and liberalist ideology, socialist ideology, you are able to get all of the things, okay? And you are also able to understand why Indian leaders were not in the favor of complete capitalist ideology, okay? Hope till here everything is clear to all of you. Next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.